दुबे जी, गौतम राणे ने जो स्टेटिक्स बताई जी उससे रामपुर में तो कुछ संभावना मुझे दिख रही है कि भाई आप लड़ाई में अच्छे से रहेंगे, लेकिन आजमगढ़ का जो अंक गणित है, स्टेटिक्स है, सांख्यिकी है, जी वो भाजपा के लिए उत्साहवर्धक तो नहीं कहा जा सकता। रामपुर में जरूर मुझे बात समझ में आई कि भाई अगर 1,10,000 वोट तब रहे जब आजम खान खुद चुनाव लड़ रहे, खुद लड़ने में और हमारे आदमी के लड़ने में अंतर है, ये जान लीजिए। ठीक, मुलायम सिंह के लड़ने में और मुलायम सिंह के आदमी के लड़ने में अंतर है, चरण सिंह के लड़ने में, चरण सिंह के आदमी के लड़ने में अंतर था, इसीलिए मोहसिना किदवई जीत गई थी 78 में। चरण सिंह चुनाव लड़ते थोड़े जीतती मोहसिना किदवई। तो मुझे लग रहा है कि वहां तो कुछ स्कोप बनता है, लेकिन आजमगढ़ में तो बहुत बड़ी लीड थी सपा के पास। अभिषेक जी, देखिए सर, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि ये समझना पड़ेगा कि कोई यादव होने से पूरे यादव वोट बैंक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अगर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हैं, जहां पर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप लोग रहते हैं कि या तो चाचा लड़ेंगे या तो हम लड़ेंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा, चाचा बनेंगे या हम बनेंगे, तो इन्होंने अपने खुद के कामों से यादवों का प्रतिनिधित्व खो दिया है। भारतीय जनता पार्टी में यादवों का व्यापक विश्वास है और हमको विश्वास है कि न सिर्फ यादव बल्कि आजमगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है कि विकास की धारा से जुड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और पूरे देश में हमने करके दिखाया है। ये जो दोनों सीटें ये जीते थे, ये बसपा के गठबंधन के कारण जीते। बसपा के साथ इनका गठबंधन था, उसको फायदा मिला, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि बसपा और सपा दोनों सिसकियां भर रही हैं, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों बसपा को चुनाव लड़ना पड़ रहा है जो कभी नहीं लड़ते थे। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही डर है, ये योगी जी के कामों का डर है, मोदी जी के प्रयासों का डर है जो गांव-गांव तक पहुंच गए। तो सड़क, बिजली, पानी, घर, शौचालय जो हम दे रहे हैं, उसके बाद अनवरत जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जाते ही नहीं है। नहीं देते कोई बात नहीं, जाते ही सही। धर्मेंद्र यादव मैनपुरी में रहते हैं, आज आजमगढ़ में चले गए, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन करके ये लोग बता रहे हैं कि जैसे जाते ही सब कुछ बहुत करिश्माई व्यक्तित्व है, जाते ही उनको सब वोट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये दोनों सीट जीत के आपको दिखाएगी और इसलिए जीतेंगे हैं क्योंकि हमको पता है कि जनता का जनमत हमारे साथ। दूसरी बात, ये जो लोग विधानसभा में ये सीटें जीत गए, आपने कहा कि परिस्थिति विधानसभा में खराब थी, तो जो राजभर जी इनके गठबंधन में थे वो 2 दिन पहले कह रहे थे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक वो के महान दल वाले नेता थे, वो कह रहे थे फॉर्च्यूनर वापस ले ली। इनका चित्र चरित्र एकदम पब्लिक हो गया है। अभी आपस में ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं कि इनका विचार क्या है, ये करते क्या है। ये मुलायम सिंह यादव तक जो समाजवादी पार्टी की परिस्थिति थी वो परिस्थिति अब नहीं है। अब एम भाई इनको देगा जरूरी नहीं है। मुस्लिम लोगों का भी भरोसा हमारे ऊपर है, मुस्लिम बहनों का भरोसा असल में ओम प्रकाश जी ने केवल इतने नहीं कहा था कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, उसके बाद की 2 लाइनें और थी, और जो ना कहे किसी से, ये ज्यादा बड़ी बात थी। नहीं वो महान वालों का क्या हुआ है? इनको तो कपिल सिब्बल को देना है ना। मतलब कैसे वो गाड़ी को लेके क्या स्थिति बनी? खैर चलिए जी, ठीक है। इनको सर कपिल सिब्बल को टिकट देना है, जिन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा लंबा लेख लिखा है। उसमें लिखा है कि जब हम मूवी देखते थे बॉलीवुड की, तो उसमें माफिया का बुलडोजर आता था, विलेन का, और जो घर गिराता था। हम यहाँ माफियाओं के घर गिराए हैं, उसकी प्रसव पीड़ा इनको वहां पर हो रही है और आर्टिकल लिखते चले जा रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, या माफिया राज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका प्रलाप अखबारों में कर रहे हैं। ये इनकी विचारधारा परिस्थिति है। आप सोचिए कितने ज्यादा डर और इनके अंदर भय बैठ गया है। आजकल जो मौसम है उसमें वकील लोग राज्यसभा विधान परिषद में रखना जरूरी है। वक्त में मिलते नहीं बड़े वकील, जमीनें जो हमेशा रहना चाहिए साथ वकील। जो जमीनें कब्जाई हैं, जो थाने वकील हमेशा साथ रहना चाहिए भैया। दुबे जी समझो बात को। अब उसका खुलासा नहीं कराओ ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए आशीष जी, एक सवाल मैं तीनों से आप सबसे लूंगा। एक सामान्य व्यक्ति की तरह अगर मैं सोचूं कि तो जो आपने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव को बहुत समय नहीं हुआ, यस यू आर राइट, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी को चाहने वालों को ये उम्मीद थी कि शायद सरकार बन जाएगी, ठीक, तब टेम्पो दूसरा होता है। अब कम से कम सबको स्पष्ट है
कि ना तो केंद्र में कोई चांस है अभी और ना विधानसभा में कोई चांस है। ठीक, होना जाना कुछ नहीं। अब क्या, कितना भी लोकतंत्र हो, 100% लोकतंत्र भी धरती पर रहे हमेशा, तब भी तत्काल तो कुछ नहीं होना। तो क्या ये धारणा लोगों में नहीं आ सकती है कि भाई इनके साथ जुड़ने से अब लाभ क्या? अगर हैंडपंप भी लगवाना है तो इधर, राशन कार्ड बनवाना है तो भी यहीं से बनेगा। इनके साथ जाने में सिवाय जो बन सकता है वो लाभ भी चला जाए, और क्या मिलेगा? और धर्मेंद्र यादव भी फिर वहां रहेंगे जाके इटावा या बदायूं या मैनपुरी। आशीष जी। देखिए अमिताभ जी, हर एक पार्टी के अपने समर्थक होते हैं। कुछ फ्लक्चुएटिंग वोट होता है जो माहौल को देख के या कैंडिडेट को देख के हर चुनाव में बदलता है। बाकी हर एक पार्टी का एक अपना फिक्स वोटर होता है, सपोर्टर होता है, और वो ये नहीं देखता है कि कैंडिडेट कौन है, माहौल क्या है, अगला चुनाव कितने दिनों बाद होगा। वो जिस पार्टी का समर्थक होता है वो आंख बंद करके उधर ही वोट डालता है। ऐसे मानसिकता के वोटर्स हमारे यहाँ बहुत होते हैं। लगभग 90% इसी तरीके के होते हैं कि हम इस पार्टी के वोटर हैं, जो लड़ेगा वही वोट डालेंगे बस। तो उसी का जो ये इतने लंबे समय से जो जीतते चले आ रहे हैं वहां पे, और दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां वो लोग इतने समय से जीतते आ रहे होंगे, तो वो इसके यही कारण है कि वो इन सब भावनाओं में और इस सब के तर्क में वो जाते ही नहीं है। उनका सीधा वो है कि भाई मुझे कमल पे दबाना है, मुझे पंजे पे दबाना है, मुझे साइकिल पे दबाना है। उनको बिल्कुल क्लियर है कि उनको बटन कहाँ दबाना है, वो बदलते नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि कुछ सीटें जो हैं वो कभी भी बदलती नहीं है। जहां तक हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि मायावती जो है वो डर के कारण जो है पहली बार उपचुनाव लड़ा रही हैं, तो इस बात से मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो डर के कारण ही लड़ा रही हैं। ठीक है। ए.के. मिश्रा जी, आशीष जी ने कहा कि जो कोर वोटर है वो नहीं जाता, फ्लक्चुएटिंग वोट चला जाता है, जिसको हम लोग फैंसी ट्रप बोलते हैं, मुडेर पर बैठा आदमी इधर भी कूद सकता उधर भी। मैं आशीष की बात से बहुत पूर्णतः सहमत इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास एक तर्क है जो ये कहता है कि हमने इस देश की सारे राजनीतिक दलों की जो माता है, मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड एक्टिविटीज, कांग्रेस है, उससे ज्यादा कोर वोटर तो किसी के पास नहीं था। वोटर ही सब उसके पास था, वहीं से जिस जिसको मिला। ठीक तो कह रहे हैं मिश्रा जी? ठीक जी। उसकी गति ये हो गई, छोड़ते गया वोटर, क्या कांग्रेस कमेटी में जितने मेंबर होते उतने वोट नहीं मिल रहे? अगर भागे होंगे ना लोग। मिश्रा जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, यह एक सतत और लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। अगर कोई भी नेता या आदमी ये बोले कि जी कोर वोटर तो हमेशा ही स्टिकी रहेंगे, 5 तरीके के वोटर होते हैं। शिफ्टिंग वोटर वो होते हैं जो क्षण कभी भी वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्लोली राजनीति भी एक बहुत ही गतिकीय प्रक्रिया है। वहां पे धीरे धीरे करके जो है वोटर्स की जो लाइकिंग होती है, जो डिसीजन मेकिंग जिसकी तरफ झुकाव होता है, वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। आप ये देखिए, बीजेपी 2014 के पहले अगर इतने बहुमत में आई तो कहीं ना कहीं जितने भी तरीके के वोटर होते हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो कांग्रेसी थे वो पक्के बीजेपी वाले बन गए, सपा बसपा सब जगह आ गए। तो ये कहना जो है गलत है। शनय जो है वो क्षय होता रहता है, और अगर कोई पार्टी अगर दुर्गति की जगह पे पहुंची है, कमजोर हुई है, चाहे कांग्रेस रही हो या मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी रही हो या कोई भी रही हो, तो इसका मतलब है कि बाकी लेयर जो वोटर के हैं वो तो खिसके हैं, लेकिन कोर वोटर और जो कोर लीडर होते हैं, मैं वोटरों की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आपको 25 एग्जाम्पल दूंगा। जो स्तंभ कहे जाते हैं पार्टी के, वो भी खसक करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और आज के टाइम पे तो बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं दूसरी पार्टियों से। आप कांग्रेस का ही देख लीजिए, सपा से भी देख लीजिए, बहुत सारे लोग लाइन लगा करके अभी भी इंतजार में है कि हमको फलाने पार्टी में मिल जाए, वहां से टिकट मिल जाए, वहां से टिकट मिल जाए। तो ये अब जब से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह हर हाथ में हो गया है,
तब से कोर वोटरों को शिफ्ट करना और करवाना, चूंकि वोटर भी जागरूक हो गए हैं, अपना पर्सनल फायदा नुकसान, देश का फायदा नुकसान गणित वो भी करते हैं, तो शिफ्टिंग बहुत तेजी से होती है आजकल। बिल्कुल ठीक बात के। गौतम राणे से मैं एक बिल्कुल नॉन अकादमिक सवाल पूछूंगा। गौतम भाई, उसमें कतई सेमिनार टाइप बात मत करिएगा, है बिल्कुल खांटी व्यवहारिक सच्ची बात करनी है। मान लीजिए एक का है सपा का बसपा का कार्यकर्ता, कांग्रेस का किसी का, वो एक अपना फ्लोर मिल चलाता है, आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाता है या ढाबा चलाता है और 4 धंधे कर रहा है, ठीक। वो कब तक झेले और कब तक झेल पाएगा? मैं बड़ी व्यवहारिक बात कह रहा हूं। लोकल तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, दरोगा, इंस्पेक्टर, सबका प्रेशर कब तक झेल पाएगा? और जब उसको मालूम है कि चलो मान लो मैं सब जहर पीने की कोशिश भी करूं तो कम से कम ये तो उम्मीद हो कि मरने से पहले आ जाएंगे बचाने वाले। जब वो देख रहा है कि बचाने वालों को उम्मीद ही नहीं, तो वो जिले में, शहर में जो है, ठीक है, वो आपके ही कार्यकाल में फ्लरिश हुआ होगा। कभी मायावती जी के कार्यकाल में 2-4 करोड़ का आदमी बन गया होगा, या मुलायम सिंह जी के में। लेकिन अब वो उस 2-4 करोड़ की सुरक्षा संरक्षा कैसे करेगा अगर शिफ्ट नहीं होगा? गौतम राणे, ये सवाल है महत्वपूर्ण कि नहीं? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अब कॉमर्शियल दृष्टिकोण अपनाता है, और खास तौर से जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो रिस्क लेने को तैयार होता है। बाई इलेक्शन में कभी भी वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा। अगर वो रिस्क लेता भी है तो कभी भी खुल के नहीं आएगा। इसलिए अपर हैंड सरकार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे। और उनकी वजह से जो न्यूट्रल जो वोटे हैं, जो अनट्रेडिशनल वोटे हैं, वो वोटे सरकार के पक्ष में शिफ्ट होती हैं, और इस चुनाव में भी होंगी। उससे कोई दो राय नहीं किया जा सकता, उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो नहीं शिफ्ट होंगे। अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो आज भी बीजेपी का अभी अपर हैंड है। जैसा कि आपने कहा कि पूरी तरह से लोकतंत्र आ भी जाए, तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से लोकतंत्र आने की संभावना नहीं है। इसलिए जहां तक परिणाम है, वो परिणाम सत्ता पक्ष के प्रति ही अभी झुकता नजर आ रहा है। बाकी जो होगा वो चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। अभिषेक जी, हम लोग बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर ले, लेकिन सच्चाई ये है, हम राजनीतिक लोग जैसा जीवन जीते हैं, कुछ कुछ वैसे जीवन हम पत्रकारों का भी, हम भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वो वही जो मान लीजिए कि सपा के प्रति सहानुभूति भी रखता है या बहन जी के प्रति, तो मालूम वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई साहब अब देखो 15 साल हो गए बहन जी के साथ लगे लगे, 20 साल हो गए हैं, और सब कुछ जो कुछ जमा था उस वक्त वो सब खर्च हो गया। क्या अब बताओ, अब 12 मुकदमे अलग लग गए। सपा वाला कह रहा कि भाई जब भैया के संग लगे लगे 10 साल हो गए और आगे 10 साल तक उम्मीद नहीं। घर में बच्चे अलग कलेश डाले हुए हैं, वो कह रहे भाई ऐसी वफादारी क्या करेंगे? क्या ये सच्चाई नहीं राजनीति की? चाहे आज सपा बसपा है, कल हो सकता बीजेपी हो। जब मुलायम सिंह की पार्टी, जब मुलायम सिंह जी का उद्भव हुआ तो बीजेपी के साथ जो लोग थे वो भी झंडा बदल लिए थे।